सो वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस साइड और विजय है और दोबारा से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर थर्ड है यूएस हेजमनी। इस चैप्टर के रिगार्डिंग में डिटेल कंटेंट पहले से अपलोड है। इस 20 मिनट की सीरीज में आप चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। अगर आप सभी लोगों ने चैप्टर पूरा कंप्लीट देखा हुआ है और एक वीडियो में चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये क्विक रिविजन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो सकती है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक पेज चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं तो आप हमारे साथ वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जरूर ज्वाइन होने की कोशिश करिएगा। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें यूएस के डोमिनेंस यानी कि ये बताने की कोशिश करी जाएगी पहले कि असल में प्रभुत्व होता क्या है, डोमिनेंस होता क्या है। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर में जो हमने सीखा है कि यूएस हेजमनी यानी कि यूएस डोमिनेंस पॉलिटिकल, कल्चर और इकोनॉमिक बिहाफ पे कैसा होता है और इंटरनेशनल लेवल पे अगर यूएस का डोमिनेंस बना रहेगा तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे कोई ना कोई चैलेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे, या आ रहे हैं, या इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। और इंडिया ऑफ कोर्स इससे इंडिया को क्या इंपैक्ट मिल रहा है, कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं या कुछ लॉस में जा रहा है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि हमने देखा था कि 1991 के बाद पूरी तरीके से यूएसएसआर जो था वो खत्म हो चुका था। जब यूएसएसआर 1991 के बाद पूरी तरीके से खत्म हो गया तो हमारा सेकंड चैप्टर वहीं पे जाके खत्म हुआ था और हमने बताया था फिर अमेरिका एकमात्र महान शक्ति के रूप में उभरा होगा। तो ये चैप्टर यहीं से शुरुआत हो रहा है, ठीक है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूएस बिकम द सिंगल पावर कंट्री यानी कि यूनिपोलर पूरा वर्ल्ड बन गया था, क्योंकि 1991 के बाद पूरी तरीके से पूरा वर्ल्ड यूनिपोलर हो चुका था। पहले बायोपोलर था। क्यों? दो ध्रुव थे, यूएसएसआर और यूएसए। 1991 के बाद हमारा बन गया आपका यूएसए, एकमात्र महान शक्ति। इन महान शक्ति के पूरे चैप्टर में एग्जाम्पल है, डेजर्ट स्टॉर्म के लिए है, इनफैंट रिच के लिए है, एंड्यूरिंग फ्रीडम के लिए है और साथ में इराकी फ्रीडम। ये सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जो हमें दिखाते हैं कि अमेरिका ने कहां कहां पे अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करी है। हिंदी में भी नहीं यही बोलते हैं, ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे दिक्कत ना लें। पहला फर्स्ट गल्फ वॉर, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, असल में इसकी शुरुआत 1990 से हुई थी। इसमें मेन अगर आप देखने की कोशिश करें तो कुवैत जो था, कुवैत, अगर आप कुवैत सिटी, ये दिखाई दे रहा है आपको, कुवैत सिटी यानी कि कुवैत पे इराक ने कैप्चर कर लिया था। मेन बेसिक मुद्दा ये है, आपने बस इतना सा समझना है। अगस्त 1990 में इसकी शुरुआत हो गई थी और वो उसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हो सकते थे। अब यहाँ पे हुआ ये कि जब इराक ने कुवैत सिटी के तेल भंडारों को कैप्चर करने की कोशिश करी तो कुवैत को बचाने के लिए किसी ना किसी कंट्री को सामने आना था। तो यूएन के अंदर रेजोल्यूशन पास होता है, 12 वोट उसके फेवर में आते हैं और ये कहा जाता है कि यूएन पूरी तरीके से कहता है हाँ भाई अब इंटरनेशनल लेवल पे हमें सभी कंट्री को मिलकर इराक को बचाना, कुवैत को बचाना चाहिए। पहले उन्होंने कहा कि हम इराक को क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत समझाएंगे, बुझाएंगे, लेकिन इराक माना नहीं। और यहाँ पे पहली बार इतिहास के अंदर ऐसा होता है कि यूएन पहला ऐसा स्टिक एक्शन लेता है, क्योंकि 1945 से लेके 1991 के बीच में अगर हम देखें तो ड्यूरेशन दिस टाइम पीरियड आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यूएन कोई एक्शन ले नहीं पा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे महान कंट्रियां ही लड़ रही थी। और उसके बाद 1991 में यहाँ पे यूएन ने कहा कि भाई हमें कुवैत को बचाना पड़ेगा। तो कुवैत को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यूएन की मिलिट्री ने कहा कि हमें पूरी तरीके से कुवैत को आज़ाद कराना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स हमें अपने सभी सैनिकों को मिलकर कुवैत को बचाना चाहिए। अब कुवैत को बचाने के लिए अकेला अमेरिका नहीं जाएगा, यूके की सेना थी, यूएसए की सेना थी, सऊदी अरेबिया की, यूनाइटेड स्टेट की मेन आर्मी, जॉइंट फोर्स तो बहुत सारी कंट्री की थी। ऐसा कहा जाता है कि 34 देशों ने अपने 6,60,000 सैनिकों को भेजा और यहाँ पे यूएन मिलिट्री ने इस पूरे ऑपरेशन को संभाला। तो इसे गल्फ वॉर कहा जाता है और ये ऐसा वॉर था जिसमें अमेरिका को पहली बार ऐसा मौका मिला अपने वर्चस्व को दिखाने का। तो यहाँ पे हुआ ये कि अमेरिका ने पूरी तरीके से यूएस को क्या कहते हैं, यूएस ने पूरी तरीके से अपनी आर्मी झोंक दी और ऐसा कहा जाता है कि लगभग क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर 75% जो थे वो सैनिक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के थे। अमेरिका ने इस गेम को वीडियो गेम वॉर की तरह लड़ा और यहाँ पे क्विकली उन लोगों ने इराक को हरा दिया। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस टाइम पीरियड में शायद से अमेरिका को बहुत सारे पैसे मिले होंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का बेनिफिट दिखाने के लिए इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा युद्ध लड़ा जानबूझ के, ताकि ये अपने डोमिनेंस दिखा सके। असल में उसके पीछे प्रॉफिट का भी एक रीजन हो सकता है और एक डोमिनेंस का रीजन भी हो सकता है। इससे क्या हुआ, इराक जो था वो हार गया। ये मेन पूरे क्या कहते हैं डेजर्ट स्टॉर्म की मेन कहानी है। अब इसमें कौन बना था, क्या हुआ था, क्या डिटेल थी, वो सब आपने देख रखी होगी पहले से, क्योंकि हम क्विक रिवीजन वीडियो देख रहे हैं इसलिए हम इसमें इतना ही समझने की कोशिश करेंगे। अब ये बात थी जॉर्ज H.W. बुश के ड्यूरेशन के टाइम पीरियड में। 41 आप देख सकते हो प्रेसिडेंट थे, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे वॉर जीतने के बावजूद भी
HW बुश इलेक्शन हार गए, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे क्लिंटन का दौर चालू हो जाता है और क्लिंटन उस टाइम पीरियड के अंदर जीत जाते हैं इलेक्शन में। तो आप ये याद रखिएगा, अमेरिका में दो ही पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे HW बुश हार गए और बिल क्लिंटन का दौर चालू हुआ, क्योंकि बिल क्लिंटन ने उस टाइम पीरियड पे नरम मुद्दों पे फोकस करने की कोशिश करी थी। जैसे एग्जांपल के लिए डेमोक्रेसी को प्रमोशन करना, उसके साथ क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करना, वर्ल्ड ट्रेड लेवल पे जो क्या कहते हैं हमारे बिजनेसेस होते हैं उन सभी चीजों के ऊपर हमें मिलिट्री पावर को हटा के वर्ल्ड ट्रेड जैसे रिलेशंस को ठीक करना, ऐसे मुद्दों पे क्लिंटन ने फोकस करा था, इसीलिए उनकी इलेक्शन की सरकार आती है। अब यहाँ पे इनका ड्यूरेशन अगर आप देखें तो 1993 से लेके 2001 के बीच में था, मतलब इतना लंबा टाइम पीरियड जो था आप देख सकते हैं इनका था। और इस ड्यूरेशन में ऐसा नहीं कि बिल क्लिंटन के टाइम पीरियड पे कुछ ना हुआ हो। तो ऑफ कोर्स चाहे बिल क्लिंटन हो, HW बुश हो, उन्हें तो अपना डोमिनेंस दिखाना है, और डोमिनेंस दिखाने के लिए एक छोटा सा युगोस्लाविया का एक प्रांत है जिसे हम कोसोवा बोलते हैं, वो उसी वहाँ से आज़ाद होने की कह रहा था। अल्बेनिया जाति वहाँ पे रहती थी और वो युगोस्लाविया का भी हिस्सा हुआ करता था, और कोसोवा एक प्रांत आज़ाद होना चाहता था। आज़ाद होने के लिए हुआ क्या, नाटो कंट्री ने, जो अमेरिका की अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, जो 12 कंट्रियां शुरुआती समय में साथ में मिलकर काम करती थी, उन्होंने कोसोवो प्रांत को आज़ाद कराने के लिए युगोस्लाविया से पूरी तरीके से 2 महीने तक बमबारी करी। देन फाइनली वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो हट जाती है, इतना डीपली है नहीं, छोटा सा इंसिडेंट है, इसकी बुक के अंदर आई थिंक 1-2 लाइनों का बता रखा है, लेकिन मैंने काफ़ी डिटेल में इसको ढूंढने की कोशिश करी थी, फिर मैंने बताया कि कैसे नाटो ने मदद करी वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब यहाँ पे था कि एक नई कंट्री जो थी दोबारा जाके कोसोवा 2008 के अंदर बनती है और वो डिक्लेयर हो जाती है, सेल्फ डिक्लेयर। इससे फायदा ये हुआ कि इधर फिर दोबारा अमेरिका ने अपने डोमिनेंस को दिखाया, और उन्हीं कार्यकाल के बीच में बिल क्लिंटन के टाइम पीरियड पे एक और सीन होता है जिसे हम बोलते हैं यूएस एम्बेसी के ऊपर हमला होना। अब यूएस की अपनी एम्बेसी नैरोबिया और साथ में दर सलाम यानी कि केनिया के अंदर भी है और तंजानिया के अंदर भी है। अब इनकी एम्बेसियों के ऊपर हमला हुआ था। इनकी एम्बेसियों पे हमला होने का मतलब यह है कि इनके देश के लोकतंत्र पे हमला होना या इनके वर्चस्व को एक तरीके का मैं कह सकता हूं कि चैलेंज करना। इसलिए फिर दोबारा बिल क्लिंटन की सरकार के टाइम पीरियड में, क्योंकि 1988 की बात है, तो ऑफ कोर्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड बिल क्लिंटन थे, तो उन्होंने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाया। और इनफाइनाइट रिच चलाने का मतलब ये था कि वो बदला लेंगे और जिन्होंने भी एम्बेसियों के ऊपर अटैक करा है, जितने लोग घायल हुए मारे गए, उसका बदला लेने के लिए अमेरिका हमेशा तैयार रहेगा। इसके लिए उन्होंने क्या करा, इसके लिए उन्होंने ये करा कि उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च करा जैसे ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच कहा जाता है। और उस ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच में अलकायदा और अफगानिस्तान के बंदों को सुडान में ढूंढ ढांड के मारा गया और तालिबानी इसके जिम्मेदार ठहराए गए। ठीक है ना, तालिबानी इसके जिम्मेदार ठहराए गए, अलकायदा ग्रुप्स के लोग इसके जिम्मेदार ठहराए गए। और यहाँ पे अफगानिस्तान और ऐसे जहाँ पे भी टेररिस्ट ग्रुप ये रह रहे थे उनको अमेरिका ने ढूंढ ढांड के मारा। एक और इंसिडेंट उनकी लाइफ में आया, वो था 2001 में, इसे 9/11 की घटना बोलते हैं। ये एक ऐसी घटना थी जिसको पूरे अमेरिका का दिल दहला देने वाला सीन था। 9/11 की घटना अगर आपने नहीं पढ़ी है डिटेल में तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि 9/11 की घटना अमेरिका के ग्लोबल लेवल पे थी। पहली बार उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक करा गया था। 4 व्यावसायिक विमान थे, मतलब 4 थे मेन बेसिकली, जो उस टाइम पीरियड पे अपहरणकर्ताओं ने बिजनेस क्लास को किडनैप कर लिया था। किन्होंने किडनैप कर लिया? तालिबानी लोगों ने करा था। और ऑफ कोर्स 3 विमान कहाँ का गिरे थे? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 2 गिरे थे, ठीक है। चौथा पेंटागन पे गिरना था, लेकिन वो क्या कहते हैं एक यूएस स्टेट कैपिटल है, इस पे गिरना था, लेकिन क्या कहते हैं वो पेंसिल्वेनिया खेतों में जाके गिर गया था। और ऐसे 4 जहाज जो थे वो क्या कहते हैं गिरे। तो इसकी वजह से अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ और इसलिए उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इस ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को लॉन्च करने का मकसद ये था कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पूरी तरीके से टेररिज्म को खत्म कर देना। इसके लिए यहाँ पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश साथ देते हैं, उनके बेटे यानी कि SW बुश के बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये ऑपरेशन कम से कम कई सालों तक चलता है। इसके बाद बहुत सारे राष्ट्रपति आते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को कभी नहीं क्या कहते हैं खत्म करते, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें पूरी तरीके से ग्लोबल टेरर को खत्म करना था। इसीलिए ये कई सरकारें आने के बाद भी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम खत्म नहीं होता। 2001 से स्टार्ट हुआ और 2014 तक चला, लगभग 13 साल चला ये। और यहाँ पे फाइनली सरकार ने उस टाइम पीरियड के अंदर इनको ढूंढ ढांड के मारा। सरकार ने जिसके ऊपर शक था उनको उठा के जेल में बंद करा। तो गुवंत बे ना करके एक जेल है, आप ये देख सकते हैं, वहाँ पे सरकार ने जेल बनाई थी, सीक्रेट जेल, जिसमें किसी भी सरकार को घुसने की परमिशन नहीं थी। तो एक मूवी अगर आपने देखी हो न्यूयॉर्क, तो वो भी इसी में बेस्ड है, कैसे मासूम लोगों को फंसा लिया जाता था, है ना, तो ये मूवी है। तो इस तरीके से इंडिया ने मदद करी थी इसमें। और यहाँ पे क्या कहते हैं फाइनली ओसामा बिन लादेन को ढूंढ ढांड के यहाँ पे मारा जाता है।
और तालिबानी ग्रुप को खत्म कर जाता है। तो ये इसका जिम्मेदार ठहराया था और ये ऑपरेशन आपने याद रखना है। एक और ऑपरेशन था ऑपरेशन इराकी इन्वेजन। इस ऑपरेशन इराकी इन्वेजन का मेन मकसद ये था, ये 19 मार्च 2013 को चलाया गया था। इसमें 40 कंट्रियों ने मिलकर साथ दिया था और 40 कंट्रियां पूरी तरीके से इराक की सरकार को खत्म करना चाहती थी। इराक की सरकार को खत्म करने का मेन मकसद ये था कि ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं इराक के पास इतने सारे मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स है, बम है, जो पूरी तरीके से पूरे विश्व को विनाश कर सकती है। इसीलिए 40 कंट्रियों ने मिलके पूरी तरीके से क्या करा, पूरी तरीके से इराक को खत्म करने की कोशिश करी। अब बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि सद्दाम हुसैन की सरकार को इराक से इसलिए निकालना चाहती थी अमेरिका, क्योंकि वो तेल के दाम महंगे कर रही थी, और तेल के दाम महंगे कर रही थी तो सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल लेवल में मार्केट को दिक्कत होगी। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि इराकी गवर्नमेंट को हटाने के बाद वो वहाँ की अपनी खुद की सरकार लेके आएगी, जिससे वो कच्चा तेल जो है सस्ते में ले सके। तो ऐसा बोला जाता है जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम पीरियड पे। इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, पूरी तरीके से सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया जाता है 2003 के अंदर, और फाइनली उनको क्या कर दिया जाता है, उनको उस टाइम पीरियड के अंदर मैं कह सकता हूँ कि मार दिया जाता है। काफ़ी लंबे समय तक वॉर चला। वॉर चलने के बाद उनको 2005 के अंदर फांसी दी जाती है, 2005 या 6 के आसपास फांसी दी जाती है। इस तरीके से इराक के अंदर इनको बताओ देशद्रोह का आरोप लगा के, जो कि खुद के मिलिट्री जनरल थे। तो इस तरीके से इन 4 ऑपरेशन से हमें अमेरिका के डोमिनेंस का समझ में आता है, और 4 ऑपरेशन आपको ऐसे बारीक मैंने समझा दिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इतना है कि आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। इन 4 ऑपरेशन पे अगर आपने फोकस कर लिया तो इन 4 ऑपरेशन से बाहर कोई क्वेश्चन आने के चांस होते नहीं है। जो 4 ऑपरेशन है, डेट, टाइम पीरियड, किसके बीच में हुआ, क्या रीजन थे, कारण परिणाम, सब आपको पता होने चाहिए। अब उसके बाद हेजमनी शब्द, ऐसा कहा जाता है कि डोमिनेंस शब्द जो है वो अपने पूरी तरीके से मिलिट्री बिहाफ नहीं, बाकी दूसरी और तरीके से भी दिखा सकते थे। डोमिनेंस शब्द का मतलब एक तरीके के हिजमनी होता है, और इसकी शुरुआत अगर हम देखें, इसका इतिहास अगर हम देखें तो एंशिएंट टाइम पीरियड पे ग्रीक के स्टेट्स को और एंथन के स्टेट्स को उस समय पे इन लोगों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ये देखें, स्पार्टियंस और एंथन्स लोग, इनके लिए इस क्या कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता था उस समय पे हेजमनी शब्द का। उनका डोमिनेंस था पूरे वर्ल्ड के ऊपर। लेकिन बाद में फिर 1660 से लेकर 1713 तक फ्रेंच कॉलोनी का पूरे यूरोप के अंदर हेजमनी था। और बाद में फिर क्या कहते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर हमारा 1860 से लेकर 901 या उससे भी बढ़कर ब्रिटिशर्स का पूरे यूरोप के अंदर या पूरे आसपास के एशिया में उनका डोमिनेंस चला था। तो ये इतिहास है किस तरीके से हेजमनी चलती आ रही है। अब यहाँ पे यूएस हेजमनी की बात करें तो यूएस हेजमनी ऐसी नहीं है। यूएस हेजमनी पूरी तरीके से सोवियत संघ के खत्म होने के बाद है, क्योंकि सोवियत संघ पूरी तरीके से खत्म हुआ तो उसके बाद यूएस ने इंटरनेशनल पॉलिसीज में अपना डोमिनेंस दिखाना चालू करा। अब इंटरनेशनल पॉलिसीज में हार्ड पावर भी हो सकती है। हार्ड पावर में अमेरिका की मिलिट्री पावर को देखा जा सकता है कि उनकी मिलिट्री इतनी सक्षम है कि वो कहीं भी बैठ के किसी भी निशाने पे एग्जैक्टली किसी भी लोग को मार सकते हैं, जिसका हमने जीता लगता है एग्जाम्पल वीडियो गेम वॉर, और साथ में क्या कहते हैं आपका वियतनाम वॉर हमने देख लिया था, है ना। और इसमें भी हमने एक ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म देख लिया था, वो भी एक एग्जांपल था। तो उनकी ये हार्ड पावर है कि पूरी तरीके से यूएस मिलिट्री हार्ड पावर इसलिए क्योंकि 12 देशों के मुकाबले में अकेला अमेरिका एक ऐसी कंट्री जो अपनी आर्मी के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्ट्रक्चरल पावर देखें अगर हम इनकी सकारात्मक, तो स्ट्रक्चरल पावर में ऑफकोर्स यूएस का डोमिनेंस इकोनॉमिक के अंदर भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर हम देखें तो यूएस का रोल बहुत ही ग्लोबल गुड्स में बहुत इंपॉर्टेंट देखा जा सकता है। आप ये सिनेरियो देख सकते हैं, सिनेरियो में देख सकते हैं कहाँ पे यूएस का डोमिनेंस है। वो पूरी तरीके से अपने नेविगेशन फोर्सेस का इस्तेमाल करती है और बिना किसी कंट्री के परमिशन लिए। आप गूगल यूट्यूब चला रहे हैं, वो भी उनका डोमिनेंस का पार्ट है। जैसे इंटरनेट डेवलप उन्होंने करा है ना, यूएस मिलिट्री पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल करती है। सैटेलाइट्स उनकी हैं, सैटेलाइट आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्हीं की चल रही है। जीडीपी के हिसाब से वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन इनका ही सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है ना। और उसके बाद यूएस पूरी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड के अंदर सबसे ज़्यादा शेयर वही कर रही है। एवरी सेक्टर में अगर हम देखें तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा शेयर देखने को मिलता है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, और चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी में ये उनके स्ट्रक्चरल पावर को दिखाता है। सॉफ्ट पावर उनके कल्चर को दिखाने की कोशिश करता है। और सॉफ्ट पावर में अगर हम देखें तो सॉफ्ट पावर में आज की डेट में हम अमेरिका जैसा ही, वेस्टर्नाइज जैसा ही अपने आप को सिविलाइज करना चाहते हैं या अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं। अगर आप देखें तो आप लोग मैगडी, पिज़्ज़ा, बर्गर, पिज़्ज़ा, पबजी, ये सारी चीज़ें आप चलाते हैं ना, तो ये सब आपके उनके आप कह सकते हैं उनके सॉफ्ट पावर में आती है, जो उनके कल्चर को दिखाने की कोशिश करती है। आपको फिल्में भी उनकी पसंद है ना। तो ये चीज़ें, अब मान लीजिए कि अमेरिका का डोमिनेंस इतना ज़्यादा गहरा हो चुका है कि उनको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो भाई क्या इसको रोका जा सकता है? इसको कोई रोक सकता है या नहीं रोक सकता? तो ऑफकोर्स रोकने का एक तरीका है अमेरिका की खुद की गवर्नमेंट।
अमेरिका की जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर अगर उन पे जोर बनाए सरकारों पे तो इनके डोमिनेंस को रोका जा सकता है। दूसरा, एक अगर नाटो मेंबर क्या कहते हैं उन पे जोर दे तो भी रोका जा सकता है। तीसरा कारण ये बोला जाता है कि अमेरिका के अंदर खुद ही ऐसा क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ फ्री स्पीच का सिस्टम है कि उनकी सरकार के खिलाफ कोई भी क्या कहते हैं हेल्दी क्रिटिसिज्म कर सकता है। मतलब अमेरिका की पावर को अगर कोई रोक सकता है तो खुद अमेरिका ही है, सोच लीजिए। अब यहाँ पे दूसरा एक और तरीका जो बड़े बड़े फिलोसफर्स बताते हैं वो ये है कि अगर हम मिलिट्री कॉलिशन कर ले, मिलिट्री कॉलिशन का मतलब अमेरिका को हराने के लिए चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, यूके ये सारे एक हो जाए, फ्रांस एक हो जाए तो शायद से हार सकती है। स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल लॉ बना दे हम लोग जहाँ पे अमेरिका अपना डोमिनेंस दिखाता है, चाहे वर्ल्ड बैंक में, IMF में, WTO के अंदर, वहाँ स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए, है ना। और हमें कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए। वर्ल्ड गवर्नमेंट का मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो UNO तो है पर UNO के अंदर उन्हीं का डोमिनेंस सबसे ज़्यादा है, हमें दूसरी कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए, है ना। दूसरा, रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका रोल भी देखा जा सकता है जहाँ पे अमेरिका का वर्चस्व ना हो। ऐसा हम कर सकते हैं सोशल मूवमेंट और पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से। सोशल मूवमेंट जैसे कि मान लो कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन, कोई बड़ा फिल्म स्टार ये बोल दे कि अमेरिकन गुड्स का इस्तेमाल ना करो, वो आपको ऐसे बेवकूफ़ बना रहा है, गुलाम बना रहा है, तो हो सकता है। लेकिन खुद ही बड़े बड़े ब्रांड इंडोर्स करते हैं वो लोग, तो क्यों मना करेंगे। मतलब ये तरीके हैं दूसरे जिनसे हम उनके डोमिनेंस को ख़त्म कर सकते हैं। एक है बैंड वैगन स्ट्रैटेजी, जो लोगों का मानना ये है कि तुम क्यों मगरमच्छ से बैर करना चाहते हो जबकि तुम्हें समुद्र उसी तालाब में रहना है। तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता, उसके अंडर में रह के अपना डेवलपमेंट करते रहो, और इसे ही बैंड वैगन रणनीति कहा जाता है। और मतलब बैंड वैगन स्ट्रैटेजी। एक है हाइड स्ट्रैटेजी। हाइड स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि अमेरिका की सोच से अलग रहो, उनको पता ही मत लगने दो कि तुम कैसे डेवलप हो रहे हो। जैसे चाइना, ऐसा बोला जाता है कि 2040 तक अपने आप को डेवलप कर लेगा, तो ये उनकी हाइड स्ट्रैटेजी है। हम भारतीय लोग बैंड वैगन रणनीति का इस्तेमाल करते हैं और हम उनसे फालतू नहीं बोल रहे हैं, बस उनके अंडर में रह के अपने आप का डेवलपमेंट करें, क्योंकि हाई फाई टेक्नोलॉजी तो उन्हीं के पास है ना, इसीलिए। अब इंडिया का रिलेशन US के साथ कैसा है? ड्यूरिंग कोल्ड वॉर हमारा रिलेशन सोवियत यूनियन से ज़्यादा अच्छा था। अगर आपको याद हो 1971 में भी उन लोगों ने हमारी मदद करी थी, और उस समय पे हमारा रिलेशन रशिया से अच्छा था, तो सॉरी सोवियत यूनियन से था शुरुआत समय में। और 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन रशिया बन गया तो हमारे उनसे भी रिलेशन अच्छे हो चुके थे। ये हमने अपने कौन से चैप्टर में देख लिया था? सेकंड चैप्टर में देख लिया था। लेकिन हमें अमेरिका से तो अच्छे रिलेशन बनाने हैं ना, तो अमेरिका से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए टेक्निकली डायमेंशन से हम अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। दूसरा, अमेरिकन और इंडियन डियास्पोरा, इससे भी हम अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे अमेरिकन जो भारत में रहते तो थे लेकिन किसी कारणवश माइग्रेट होकर वहीं रहने लग गए, तो उससे हमारा फायदा है। जैसे कि आज की डेट में भी आपको पता है कि अभी जो बाइडेन की सरकार में कुछ ऐसे मिनिस्टर्स भी जो कभी इंडिया से बिलोंग करते थे, उनकी जड़ें, तो यहाँ से हमें फायदा हो सकता है। अमेरिका के साथ भारत के क्या संबंध होने चाहिए, उसके 3 प्रकार है। नंबर 1, या तो क्या कहते हैं इंडिया अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखे और अपना डेवलपमेंट करता रहे। दूसरा, या तो वो ऐसे इंटरेस्ट पे काम करे जिसमें US और इंडिया दोनों को फायदा हो रहा हो, और या तो क्या कहते हैं वो ऐसा कर सके कि एक वो कोऑलिशन गवर्नमेंट बना के अपने आप का डेवलपमेंट करता रहे। तो ये हो सकता है। पास्ट के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो इंडिया को फायदा हो रहा था। एट प्रेजेंट टाइम पे देखें तो आज की डेट में भी हम उनको कहीं ना कहीं फायदा देते रहते हैं। 65 इंडिया का सॉफ्टवेयर वहीं जाता है। 35% बोइंग जहाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया का है। 3 लाख लोग सिलिकॉन वैली में इंडिया के ही रहते हैं। और उसके बाद हाईटेक स्टार्टअप जो है 15% वो भारतीय अमेरिकन द्वारा ही अमेरिका में किया जाता है। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर आपको बताता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो। एक ही चैप्टर एक ही पार्ट में पूरा एक्सप्लेन करा है। कैसा लगा रिप्लाई जरूर करेगा। चैनल पे नए तो जुड़ने की कोशिश करेगा। दैट्स इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।